हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं तनुप्रिया जी। आज बहुत हम इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बात करने वाले हैं। वो है आज के टाइम का रिलेशनशिप्स। 25 साल तक पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद मैरिज वाला 25 साल। ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग जो होता है वो कैसे किन किन पॉइंट से मेजर होगा। पहली स्टेज पे सब कंपैटिबिलिटी हो जाता है, सब हो जाता है, वो तो अपना मंगलसूत्र लेके बैठे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर करेक्ट पर्सन पहली शादी में नहीं नहीं समझ में आता तो फिर मूव ऑन करके सेकंड पे जाना चाहिए, राइट? वो पक्का हो ही जाएगा और फिर रिश्ता टूट ही जाएगा। और ये भी नहीं होता ना, टाइम स्पेन से नहीं होता। आप किसी से 15 मिनट बात करते हैं, इट कैन क्लिक यू फॉर लाइफ टाइम। कि दो औरतों को भिड़ाओ और अपने मजे लो। बेटा तू बना खाना, आज बहू को तू खाना बना के खिलाएगा, आज तू कपड़े धोएगा, सारा मामला ही सॉर्टेड हो जाएगा। शादी के बाद उठते हैं, मतलब फिर फील होता है, वाइब मैच करती है। और जब प्रगति होएगी तो ये भी होएगा ही। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, आपने बच्चों का कहा था कि बच्चे हो जाते हैं आज के टाइम में, तो उस स्थिति में और हम ये फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे या हम एक दूसरे के पेरेंट्स तक नहीं जाएंगे। चाहत के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है। आप सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से लड़ने पे लगाएंगे तो आप पक्का लड़ लेंगे। रिलेशनशिप की कुछ स्टेजेस होती हैं, बट अब ना सारी स्टेजेस मिक्स हो चुकी हैं, तो फिर तो द रिलेशनशिप इज ऑन। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं तनुप्रिया जी। आज हम बात करेंगे तनुप्रिया जी से। थैंक यू मैम, सबसे पहले हमारा पहला गेस्ट बनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आज हम तनुप्रिया जी से जाने कुछ रिलेशनशिप मुद्दों के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू मैम, वेलकम टू आवर फर्स्ट शो। थैंक यू वेरी मच अमन जी फॉर कॉलिंग मी ऑन पॉडकास्ट। आज बहुत हम इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बात करने वाले हैं, वो है आज के टाइम का रिलेशनशिप। यस मैम, बिल्कुल। आज के टाइम पे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा समझने की एक चीज़ है, ठीक है? वैसे तो कोई समझ नहीं पाता, बट फिर भी एक समझने की चीज़ है। तो हम थोड़ा आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों में कैसे आज के जो हमारे लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो भी हमारी जनरेशन चल रही है, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें हम इन सब चीज़ों में। सबसे पहले मैं थोड़ा आपका बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैम, आपने एजुकेशन वाइज क्या किया हुआ है? अच्छा, मैंने बीटेक करी थी कंप्यूटर साइंस में। फिर उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करी, मज़ा नहीं आया। फिर मैंने एलएलबी करी, अच्छा। एलएलएम करी, और अभी मैं और इसी दौरान शादी हुई, तो घर और पढ़ाई दोनों। अच्छा, ओके ओके। जैसे मैम आपने एजुकेशन करी, तो फिर उसके बाद रिलेशनशिप में शादी, वो जस्ट उसके बाद ही आपका जैसे कुछ पॉइंट आए होंगे कि आपने फर्स्ट स्टेज पे सोचा होगा कि कैरियर एंड देन मैरिज। तो उस पॉइंट में आपने किस हिसाब से इन सिचुएशन को हैंडल किया? आपका बहुत सही सवाल है। जैसे कि पहले समय होता था कि हमारा ये 25 साल तक पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद मैरिज वाला 25 साल, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, ऐसे-ऐसे करके होता था। बट अब ना सारी स्टेजेस मिक्स हो चुकी हैं आज के टाइम में, और कोई इसके लिए स्पेसिफिक एज लिमिट, टाइम लिमिट, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये होता है कि जो आता जाए, बस गो विद द फ्लो, गो विद द लाइफ, टेक थिंग्स एज इट कम्स। अब जो आपने बताया मैम, टेक थिंग एज इट कम, तो अब आजकल के जो हमारे जा रहे हैं कपल्स, सो उनको आप कैसे करने पड़े? मतलब शादी की आपके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, क्या सही एज है शादी की? क्या सही एज है आपके हिसाब से? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इसमें कोई एज लिमिट डिफाइंड नहीं होती। हमारा जो कानून है वो तो कहता है कि हाँ चलो, आदमियों की, लड़कों की मैरिजेबल एज 21 है और लड़कियों की 18 साल। उसके बाद सर आपकी चॉइस है, जब आप रेडी महसूस करें। हाँ, ओके। जब वो आपको खुद एहसास होता है कि हाँ जी, ये दिस इज द करेक्ट पर्सन और ये मेरा सही समय है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस। आजकल जैसे मैम क्या कहते हैं, कोई आपने बोला करेक्ट पर्सन, तो करेक्ट पर्सन को आजकल ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स ढूंढते हैं शादी के लिए, खुद भी ढूंढते हैं। तो करेक्ट पर्सन कैसे फाइंड आउट करे कि ये करेक्ट पर्सन है हमारे लिए? कैसे होगा वो? और वो करेक्ट पर्सन जब हमको मिल जाए तो उसको एक ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग जो होता है, वो कैसे किन किन पॉइंट से मेजर होगा? क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का दौर है और कोई किसी को कैसे भी कर रहा है, तो हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को समझ आए कि वो कैसे समझ पाए इन सब चीज़ों को। अच्छा, आपने मेरे से 2-3 सवाल पूछे, मैं एक-एक करके इसका जवाब दूँगी। जैसे कि हमारे आपने पूछा कि करेक्ट पर्सन कैसे देखें, तो करेक्ट पर्सन
देखने के लिए हमको रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। तो उस रिलेशनशिप में आने के लिए हमारे को रिलेशनशिप की कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे कि आप किसी से मिलते हैं तो आपका पहला एडमिरेशन होगा, फिर सेकंड लेवल आएगा कि क्या कहते हैं, आपको उससे अट्रैक्शन होएगा, ये फिर सेकंड लेवल अट्रैक्शन हाँ होगा। जी, ओके। फिर थर्ड होगा कमिटमेंट, और फिर फोर्थ लास्ट स्टेज आएगी कंपैटिबिलिटी। जब आपकी कंपैटिबिलिटी हो गई हम्म। तो फिर तो द रिलेशनशिप इज ऑन। तो अब ये जो आपने फोर्थ पॉइंट बताया, तो ये दोनों के लिए बताया, मेल फीमेल के लिए या एक किसी एक पर्टिकुलर किसके लिए? ये मैंने रिलेशनशिप के लिए अच्छा, बताया। दोनों को करना है। तो मैं बट क्या कहते हैं, मेल के लिए तो वो पहले ही स्टेज पे सब कंपैटिबिलिटी हो जाता है, सब हो जाता है, वो तो अपना मतलब कि उसको ऐसा लगता है ना कि दिल दे बैठा ये बैठा कि आज ही मंगलसूत्र लेके बैठ सीधा वरमाला डालना है। फिर उसको वो रियलाइज तो आफ्टर मैरिज, जब 1-2 साल हो जाते हैं, फिर उनको होता है ना रियलाइज तो कि भाई जो मंगलसूत्र पहले दिन डाल देता है, 4 स्टेजेस फॉलो करने भी। सर ये तो सिर्फ मूवीज इमेजिनेशन में होता है कि पहले दिन मंगलसूत्र जाता है। पहले हम लोगों से किसी को देखते हैं, एक कनेक्ट फील होता है, वाइब मैच करती है, फिर अट्रैक्शन महसूस होता है, फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तभी डेट करेंगे, तभी तो कमिटमेंट होएगी। तो फिर बेसिकली जब समझ में आ जाए देन शादी कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए ये तो हम आपसे समझ गए। अब मैं पूछना चाहूंगा, हम जब शादी कर ले तो बेसिकली शादी क्या है, कि शादी कर तो ली, शादी क्या है कि भाई अ, आजकल शादी को लेकर बहुत जल्दी 1 साल 2 साल होके जनरली शादी होती है, फिर उनके शादी में पेरेंट्स होते हैं, लड़के के मदर फादर होते हैं, लड़की आती है कोई अपना घर छोड़ के, तो फिर बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो एज अ फीमेल कुछ उसकी सास से नहीं बनी या कुछ ऐसा होता है, तो वो प्रेशर एक तरीके से लड़के के ऊपर भी जनरेट होता है, फीमेल के ऊपर भी जनरेट होता है, उसको कैसे हैंडल करें? तो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं शादी के बाद शादी में प्रेशर होता है और वो आज के समय में होता है। हाँ। सर पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो प्रेशर होता है, ये ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही होता है, ये प्रेशर हमेशा से रहा है, बस अब एक्सपोज्ड ज्यादा है क्योंकि हम चीजें देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं ज्यादा। और पहले क्या होता था कि प्रेशर था, वो इंसान सह लेता था, और इंसान को ये पता होता था कि शादी की है, डोली आई है, अर्थी जानी है। अभी सबको अपने राइट्स पता है, सही गलत की समझ पता है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि डिवोर्स या मतलब सेपरेशन प्रॉब्लम्स, सर क्या कहते हैं, एक प्रगतिशील समाज का यही तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हर इंसान अवेयर है, और जब प्रगति होएगी तो ये भी होएगा ही। करेक्ट पर्सन तो पहले था, सही है या नहीं है निभाना है, अभी इंसान को करेक्ट पर्सन ढूंढना है। पहले शादी में मिले, दूसरी में मिले, आगे मिले। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर करेक्ट पर्सन पहली शादी में नहीं नहीं समझ में आता, तो फिर मूव ऑन करके सेकंड पे जाना चाहिए, राइट? सर कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता, हर सिचुएशन, हर इंसान की सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चीजें अलग अलग होती हैं, नहीं। और हर इंसान अपना सही गलत सिर्फ अपने को पर्सपेक्टिव में रख के नहीं सोचता ना। हर इंसान सही गलत फिर पूरे समाज को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने पेरेंट्स को, और अपने सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस को लेकर के, अगर आज के टाइम पे किसी बंदे, किसी मेल को एक के बाद 10 शादियां करनी है, तो उसका लीगल इम्पैक्ट भी तो आ रहा है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी तो आ रहा है बिल्कुल कि कितनी एलिमनी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैम, आजकल इस चीज़ पे लीगल इम्पैक्ट भी बहुत आता है, प्लस अगर उनके बेबी हो गए हैं तो शायद बहुत ही पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है डिवोर्स लेना, बट फिर भी लोग ले रहे हैं। सो क्या ये सही है कि इस चीज़ पे जाना चाहिए डिवोर्स तक की पे, या अपने पार्टनर को आप समझने में कहीं दिक्कत कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे आप जैसे मेरे पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा एक टाइम को अगर थोड़ा झुक भी जाए तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। सो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। सर कोई भी ना पहले दिन, मुझे तो यही समझ में आया, रिश्ता चलाने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए व्यक्ति समय देता है, कंपैटिबिलिटी बिठाता है, देयर इज ऑलवेज अ मिडवे पाथ फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी प्रॉब्लम। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लोग बैठते हैं, बात करते हैं, विचारते हैं। अगर आप लड़ने के पहले दिन नहीं इंसान डिसाइड कर लेता कि डिवोर्स करना है, डिवोर्स इतनी बड़ी चीज है कि वो आदमी और औरत को इक्वली इम्पैक्ट करती है। यस, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ हमको बताई कि डिवोर्स एक ऐसी चीज़ है जो फीमेल को और मेल को दोनों को इक्वली इम्पैक्ट करता है, और ये
सोचना गलत है किसी के लिए भी कि वो सिर्फ एक बंदे को करेगा, वो दोनों को इक्वली इम्पैक्ट करेगा। ये आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ हमको बताई। सो जो भी हम लोगों को देख रहे होंगे वो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि इम्पैक्ट दोनों को करेगा। वो और कभी एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, आपने बच्चों का कहा था कि बच्चे हो जाते हैं आज के टाइम में तो डिवोर्स लेना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी की शादी इतनी खराब है कि वो डेली फाइट्स कर रहे हैं और डेली उनकी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, एक बच्चे को गंदा बुरा एनवायरनमेंट देने से अच्छा है डिवोर्स होकर के वो एक पेरेंट के साथ रहे, जिससे कम से कम उसे एक खुश जिंदगी और खुश फैमिली तो मिल जाए। वो ब्रोकन फैमिली और ब्रोकन मैरिज की वो जोड़ने वाली कड़ी बनकर भोगता रहे बच्चा, उससे अच्छा एक वो खुश फैमिली तो उसे मिलेगी ना। तो तो अभी जैसे आपने बच्चे का बताया, तो आजकल तो इतने एजुकेटेड और पढ़े लिखे जेन जी जनरेशन है हमारी। वो सो ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करते, कि ऐसा करते हैं मैंने देखा है कि क्या कहते हैं, आपस में तो लड़ रहे हैं, वो बट इतने समझदार लोग हैं हमारे समाज में कि वो बच्चे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने देते हैं। ये तो वो है। तो फिर तो वो बच्चे पे तो कहीं भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसका। तो जैसा है, मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के सामने सेम, अगर स्कूल में पेरेंट मीटिंग में जाना है तो वो जा रहे हैं वहाँ पे, सेम जो समाज के सामने दिखाना है वो कर रहे हैं। तो जैसे आजकल हमारी जो जेन जी जनरेशन है, और वो क्या समझदार है समझदार है, काफ़ी समझदार है, ठीक है, क्योंकि वो समाज में अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, सब है उनमें। बस थोड़े से पेशेंस लेवल उनके कम हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। तो वो जब फाइट भी करते हैं तो बच्चों के सामने नहीं करते हैं। कोई बच्चे का पेरेंट्स मीटिंग है तो भी वो दोनों एक साथ ही जाते हैं परमानेंट करने। तो बच्चे पे तो इम्पैक्ट पढ़ने नहीं दे रहे, बट फिर भी उन दोनों की पे तो पड़ रहा है। तो क्या तब भी उनको डिवोर्स के उस पे जाना चाहिए कि भाई हम दोनों पे तो पड़ ही रहा है? सर किसी भी एनवायरनमेंट से हम कहें कि एक कमरा ही है, अगर उसमें आप क्या कहते हैं वाइब्रेशंस होती है ना, हम सब एनर्जी से बने हैं, ऑरा से बने हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके पास कोई चीज रखी है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बच्चे द जितनी यंग जनरेशन है, जितने आगे बच्चे आ रहे हैं वो उतने स्मार्ट आ रहे हैं, तो वो सब कैच करते हैं, वो सब समझते हैं सर। वो तो हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे को कुछ पता नहीं है, और बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप को कुछ पता नहीं है, तो सब बहुत स्मार्ट है। अच्छा, मैं आप ये पूछ रहा हूँ कि लड़ाई होती क्यों है, मतलब कि किस बात पे होती है जनरली हस्बैंड वाइफ की? किस मतलब कि किन छोटी छोटी चीजों पे उनकी लड़ाई होती है जनरली? किस बात पे वो लड़ाई होती है उनकी? सर कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, मेनली ईगो का ही खेल है शादी। हम्म। जितना आप ईगो नीचे रखेंगे उतनी बेहतर शादी चलेगी। हाँ, ईगो मतलब कि भाई थोड़ा सा झुक के चल जा तो ठीक है। मतलब और आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी शादी में कब आपको अपनी सनक ज्यादा रखनी है और कभी कब सामने वाले को रखने देनी है, जिससे सब चलता रहे। मतलब कुछ हम जैसे लड़ाई करते हैं ना, तो कुछ हमको बाउंड्रीज रूल्स उसके भी बनाने चाहिए कि हम इतना तेज शाउट करेंगे, उसके बाद जब एक शाउट करेगा तो दूसरा चुप रहेगा, और हम ये फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, या हम एक दूसरे के पेरेंट्स तक नहीं हाँ, जाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर हम कुछ रूल्स बना लेना, तो फाइट में क्या होता है, फाइट भी हेल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें आपके सही जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो संभावनाएं हो सकती हैं चीजें बेहतर करने की, वो निकल के आता है सर। आपने काफी अच्छा चीजें हमको सिखाई, हमारे दर्शकों को भी, तो उनको भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। तो मैम जनरली जैसे क्या होता है कि शादी के बाद उठते हैं, ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि शादी के बाद उठते हैं मतलब सर? नेक्स्ट मतलब कि शादी के बाद घर में हुए फिर उठे, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि किसी को फीमेल को मान लो भिंडी पसंद है, मेल को भिंडी नहीं पसंद, ठीक है। सो उसमें भी छोटी छोटी बातों पे इंसान की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो क्या उसको लेकर भी इतना बड़ा डिसीजन लेना ठीक होता है कि भाई इन सब चीज़ों से भी लड़ाई होनी शुरू हो गई और डिवोर्स तक जाएं इन सब चीज़ों में? तो सर जैसे आपने कहा वो छोटी बात है, तो ये हमारे पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम छोटी बात पे अपनी कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। अगर हम छोटी बात पे सारी एनर्जी लगा देंगे, तो अल्टीमेटली लॉस किसका होएगा? दोनों का अल्टीमेटली, जैसे आपने बताया कि दोनों का ही एंड ऑफ द डे लॉस होगा ही होगा। तो छोटी बात पे एनर्जी नहीं लगानी। और फिर ये सब तो बहुत छोटी बात है ना, जो आप
आराम से बात करके सुलह कर सकते हैं कि मेरे को एक सब्जी खानी है, 2 सब्जी खानी है, भिंडी खानी है, तोरी खानी, मतलब आपको हमेशा लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। बट इन पे सुलह सुलह होती कहाँ है? आप जब ऐसे ऐसे देखेंगे ना अपने आप मायोपिक विजन रख करके, तो प्रॉब्लम आएंगी। बट इस पे मायोपिक जो आपने विजन बताया, इस पे क्या कहते हैं, जब शादी कर ली, अगर सारा फोकस फोकस ही शादी को ठीक करने में लगा देंगे, तो फिर जो एक एंड ऑफ द डे करनी है चीज, जो मतलब हर कोई करना चाहता है, पैसा कमाना, उस पे कैसे फोकस होगा? क्योंकि सारा फोकस तो, सारी एनर्जी तो घर में लग रही है। तो सर वही तो इंसान को सीखना होता है लाइफ के साथ बैलेंस करना, कि आपको कितनी, आपकी एक, हर किसी की मान लीजिए 100 एनर्जी है, तो उसको खुद डिसाइड करना है कि वो अपनी 100 एनर्जी में से कितनी एनर्जी अपनी फैमिली को देगा, कितनी एनर्जी अपनी क्या कहते हैं वाइफ को देगा, कितनी एनर्जी अपने काम को देगा, और कितनी एनर्जी में घूमने जाएगा। ये किसको डिसाइड करना है? ये हर व्यक्ति को अपनी चाहत के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, तो ओके, तो ये हर व्यक्ति अब सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से लड़ने पे लगाएंगे तो आप पक्का लड़ लेंगे। हाँ, करेक्ट। तो सारा फोकस अगर आप धन कमाने में लगाएंगे तो वो भी पक्का हो ही जाए। वो पक्का हो ही जाएगा और फिर रिश्ता टूट ही जाएगा। तो इसमें थोड़ी क्या मतलब कि थोड़ा सा वो करना है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि इसमें थोड़ी सी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर ये समझदार पार्टनर होता है तो एक दूसरे की वर्क प्रोफाइल को समझते हैं कि उनके वर्किंग आवर्स कैसे हैं, कितना टाइम लगता है, कितना मेंटल। सो एनर्जी में अगर मैं मानूं, मान लो 100% एनर्जी है, तो कितना उसको अपनी एनर्जी का रिलेशनशिप पे दे देना चाहिए और कितना उसको अपनी एनर्जी का मेन डॉलर कमाने पे दे देना चाहिए? सर वो तो अपनी पर्सनल चाहत पे है ना, क्योंकि हर किसी की चाहत अंबानी साहब बनने की भी नहीं है। नहीं, तो जिसकी जैसी चाहत है वो वैसा लगाएगा। नहीं, फिर भी एक तो आप बताएंगे। और ये सब सिर्फ अपॉर्चुनिटी की चीजें होती है। मुझे तो ये लगता है कि जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको अच्छे से वो उसका फायदा उठा ले, बस। अगर आप शाम को घर से पहुंचे, ऑफिस से पहुंचे हैं घर, तो अब आपकी ये अपॉर्चुनिटी आई है कि आप घर में जितने मजे कर ले, जितनी अच्छी हेल्दी कॉन्वर्सेशंस कर ले, जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ले। और ये भी नहीं होता ना, टाइम स्पेंड से नहीं होता, आप किसी से 15 मिनट बात करते हैं, इट कैन क्लिक यू फॉर लाइफ टाइम। बिल्कुल। तो आप क्वालिटी टाइम कितना अपने, अब घर पे आप काम लेकर के आ रहे हैं और ऑफिस में जा रहे हैं आपके घर की किचकिच को लेकर के, तो फिर तो आपने सब में भसड़ मचा दी। तो ऐसा ही करते हैं ना, तो ऑफिस का ऑफिस में रहने देते हैं और घर का घर में रहने देते हैं। तो एनर्जी, मेरा क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ कि एनर्जी कितनी देनी है, घर में कितनी एनर्जी देनी है, परसेंटेज 51% कौन से एंगल को देना है? 51% कौन सी है? वो सर दिन डिसाइड करेगा। जिस दिन ज्यादा काम है उस दिन 51% काम को दे दो, और जिस दिन बीवी बीमार है उस दिन 51% घर पे दे दीजिए। आप समझ गए, मतलब 50% वन जो देना है वो डिसाइड करके उस हिसाब और वैसे भी इसकी कोई सेट कैलकुलेशन थोड़ी होती है, रिश्तों की कैलकुलेशन हाँ, थोड़ी लेकिन होती आजकल है। हमारे जो, आजकल आपने देखा होगा ना कितने क्लेश हो रहे हैं, एकदम से पहाड़ों से फेंके जा रही हैं लड़कियां लड़कों को। तो अब इसमें थोड़ा सा ना मतलब कि ये समझना होगा ना चीजों को कि ये इस सिचुएशन पे कैसे जा रहे हो आप, ये गलत हो रहा है ना, मतलब कि क्या आप किसी को डायरेक्टली मर्डर कर रहे हो, किसी को पहाड़ों से फेंक रहे हो, ये गलत हो रहा है। आप बैठ के समझ के चीजों को सॉल्व कर सकते हो सर उसमें। तो और इसी चीज से लेकर क्या हो रहा है कि जो नए बंदे, नए जनरेशन है, वो सब अब, मैं स्पेशली बताऊं मेल्स में, तो वो डर रहे हैं। तो वो अब डर रहे हैं, तो अब क्या उनका डर सही है या वो वैसे ही डर रहे हैं? एक दो केसेस हो गए हैं इसमें, तो वो कैसे समझ में आया हम लोगों को? सर मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि जो लड़के फेंके जा रहे हैं पहाड़ से वो गलत है, वो सही है, वो बहुत बहुत गलत है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो लड़के फेंके जा रहे हैं, उतनी तो महिलाएं भी जलाई जा रही हैं, उतने तो डॉरी केसेस भी हो रहे हैं, उतनी ही तो आपकी क्या कहते हैं विमेन हैरेसमेंट हो रहा है, वो भी तो बंद नहीं हुआ है, वो गलत है। बट हम सबको एक साथ हार्मनी में काम करना है। नहीं, वुमेन्स के साथ तो ये तो बात फैक्ट है कि कितने सालों से उनका साथ सब कुछ होता है, और आज भी सदियों से, और आज भी हो रहा है। वो तो बस एक दो केसेस आ गए तो मेल सारा वो हो गया, लेकिन सदियों से ये सब होता आ रहा है और आज भी बहुत जगह हो रहा है। हम मेट्रो सिटीज में हैं तो लगता है कि नहीं है, लेकिन आज भी विलेज हैं, उन सब में बहुत आज भी हो रहा है। मेरे हिसाब से तो मेल से ज्यादा फीमेल ही
आज भी विक्टिम है। विक्टिम है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मेल है थोड़ा सा तो आजकल उनके दिल में थोड़ा सा तो आ गया है, 1-2% चलो मान लेते हैं। अब वो जो आ गया है तो हमारे जो जेन ज़ी जनरेशन है, जो हमारे न्यू हैं, अब वो बेचारे डर रहे हैं शादी करने से। और प्लस मैंने कुछ केसेस में देखा है कि वो शादी कर भी लेते हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे प्रोफेशन में हैं, 4-4 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। बट वो फिर भी फैमिली का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाते हैं, वो एकदम को आके गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो रहा हमसे। और वो इतना अच्छा बाहर की चीज़ों को हैंडल इतने अच्छे से कर लेते हैं, बट वो उनसे फैमिली नहीं हैंडल हो रही। अब उनके साथ में जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो जिनकी शादी नहीं हुई होती, वो बेचारे डर जाते हैं कि मेरे दोस्त के साथ ये हो रहा है, तब मैं थोड़ा और 2-4 साल का ब्रेक ले लेता हूँ। तो ये सही है या कैसे हैंडल करें इस चीज़ को? सर, इसका सॉल्यूशन ये 2 चीज़ें हैं। हुँ, एक तो इंसान बेटर इन्फॉर्म्ड हो, जो वो बेटर इन्फॉर्म्ड होगा, हुँ, वेल लिटरेट होगा, समझदार होगा, तो वो सही डिसीजंस लेगा। हुँ, और आपने कहा कि लोग बड़ी-बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, तो सर पैसों का और खुशियों का कोई तालमेल नहीं होता। खुश रहना आपकी चॉइस नहीं, होती नहीं, है। मैं ये बोल रहा था कि वो फैमिली प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। फैमिली प्रेशर सर, ये तो सामंजस्य बिठाने की चीज होती है ना। हुँ, फैमिली प्रेशर एक जमाने में लोग नहीं हैंडल कर पाते थे, वो ही आज भी हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन वही तो है कि दोनों मियाँ बीवी मिलके हुँ, अपने परिवार को कैसे साथ लेकर के चलना चाहते हैं आगे, हुँ, कैसे बच्चे संभालना चाहते हैं, कैसे एक्सटेंडेड फैमिली को देखना चाहते हैं। हुँ। वो तो उनकी चॉइस है, उनको वही तो समझ बिठानी होती है। ईगो को साइड में रख के आपसी बातचीत से समझ ही तो बिठाते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा मैंने देखा है, सुना है और देख भी रहा हूँ। और इसी के लिए तो आज के टाइम पे काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है, मैरिज काउंसलिंग हुँ, होती है। हुँ। अब तो इट हेल्प्स, इट डज हुँ, हेल्प, क्योंकि ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ इश्यूज से आई हैं। हुँ, क्योंकि लोग को आजकल एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इन सबको हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके आए हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग हुँ, स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक परस्यू करते हैं, स्केचिंग करते हैं, बर्ड वॉचिंग करते हैं, इसलिए नाना प्रकार की हॉबीज आई, हुँ, है ना। हुँ। और फिर क्या कहते हैं, इसी इसी क्रम में मैरिज काउंसलिंग भी है। तो जिनको ये मैरिज काउंसलिंग तक की ज़रूरत पड़ती है और ये जो आपने 2-4 वर्ड यूज़ किए एंग्ज़ायटी ये सब इनको शादी करनी चाहिए आज के टाइम में? मतलब कि अगर जैसे इनको मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है हम्म, और इनको एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, हम्म। तो इनको शादी करनी चाहिए? सर ये सब शादी करने के बाद ही तो हुआ होगा, तो फिर नहीं, इन नहीं, सब अगर किसी को पहले से हो रहा है। तो पहले से हो रहा है तो फिर मैरिज काउंसलिंग तो सर वो करते हैं ना, जो शादीशुदा पेयर हुँ, है उनके बीच में हुँ, परेशानी आ रही है, तो कहते हैं कि चलो हम किसी काउंसलर से मिलते हैं जो हुँ, बेहतर समझदार होगा, वो हुँ, हमको कुछ हुँ, बताएगा, हुँ, जिससे कि हम अपनी शादी को बेहतर हुँ, आगे हुँ, ले चल के जा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि कोई भी आज शादी की कल सोचा अबे चल डिवोर्स करते हैं, हुँ, ऐसे नहीं होता सर। हुँ। हर इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है, हाँ, ये उस पूरी कोशिश में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के पास रह करके देखते हैं, एक दूसरे से दूर रह करके देखते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। हुँ, जब किसी को कुछ समझ नहीं आता तो लड़ते रहने से अच्छा है कि अपने अपने रास्ते अलग कर ले, और वो भी खुशी खुशी प्यार मोहब्बत से। हुँ। अच्छा, जैसे शादी होके लड़की आती है घर पे, हम्म, तो लड़की की जो मदर होती है हम्म, और अब लड़के के लिए उसकी वाइफ़ हो गई, तो उनके बीच में आपस में मैंने देखा है कि काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। सिर्फ़ मदर लड़की की सास और लड़की में, और उसके चक्कर में लड़का सैंडविच बनता है, तो उसको उस टाइम पे क्या करना चाहिए? मतलब कि माँ की साइड जाना चाहिए या वाइफ़ की साइड जाना चाहिए? क्या सर उसके मैं इसको तो ये कहूंगी ना कि ये हमारे समाज की, पेट्रियार्कियल समाज की स्ट्रैटेजी है सर, कि दो औरतों को भिड़ाओ और अपने मजे लो। तो उसका कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा ना। हुँ, हुँ, आप सोचिए कि वो समाज कितना बेहतरीन होगा हुँ, जिसमें सास बहू की मस्त बने, हुँ, और वो दोनों लेफ्ट राइट लेफ्ट करके कहे चल बेटा तू बना खाना, हुँ, आज बहू को तू खाना बना के हुँ, खिलाएगा, हुँ, आज तू कपड़े धोएगा, हुँ, सारा मामला ही सॉर्टेड हो जाएगा। हुँ, तो ये ना हुँ। पुरुष प्रधान समाज को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी की गई है कि ये इन दोनों में बने ना। हाँ, नहीं, ये मुझे भी लगता है कि ऐसा थोप दिया जाता है, कोई भी फीमेल आती है शादी होके, कि इस फीमेल को करना है अब सारा सब कुछ,
माँ बाप की सेवा, ठीक है, लड़के की, और जितना भी फीमेल को करना है, जबकि एक्चुअली में तो किसने खाया वो 25 साल 30 साल का जो लड़का है उसका तो माँ बाप ने खिलाया ना उसको, लड़के को। तो अब शादी तो उस लड़के की हो रही है, तो अब उस लड़के को हैंडल करना है ना, अपनी वाइफ को भी और अपनी माँ को भी, दोनों को हैंडल उस लड़के को करना है। लेकिन ये जो सब बनाया है सबने, ये थोप उस लड़की पे दिया जाता है कि उसको हैंडल करना है सबको, जबकि हैंडल करना सिर्फ लड़के को, अपनी वाइफ को खुश रखना भी लड़के का परम होना चाहिए, और अपनी माँ को खुश कर रखने का भी, और अपने पिताजी को भी। बट वो 3 लोगों में से अपनी जिम्मेदारियां जो उसकी हैं पर्सनल, वो अपनी वाइफ को दे देता है, बट उसका पर्टिकुलर मुझे लगता है रोल तो नहीं है। मेन तो हैंडल उस लड़के को ही करना है ना, उन सब चीजों को करने का जो। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आज के समय में जितना भी मेरी अभी एक्सपीरियंस है, मैं देख रही हूँ जितनी शादियां चल रही हैं, वो ही शादियां चल रही हैं जिसमें हर कोई अपने अपने ईगो और अपने अपने, मैं आदमी हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं पति हूँ, मैं ससुर हूँ, उसको छोड़ करके सब मिल गए हैं परिवार को चलाने में। क्योंकि आज के टाइम में आदमी भी कमा रहा है, उसकी पत्नी भी कमा रही है, तो आज के टाइम में सास ससुर और ये सब पूरी फैमिली का, बच्चे का, माँ बाप का, मतलब पति पत्नी का रोल ऐसे हो गया है कि ये सारे मिलके सारे काम करते हैं, और इससे घर बड़ा खुशहाल सा चलता है। जिस समय हम अब एक काम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को थोप देते हैं, फिर वो दिक्कत हो जाती है। जैसे ना, अगर जो फैमिलीज आज के टाइम में ये एक्सपेक्टेशन रख रही है कि बहू कमा के भी लाए और बहुत सारे काम भी करे, घर के झाड़ू पोछा बर्तन खाना और बच्चों को भी संभाले, फिर वो रिश्ता टूटना ही है, क्योंकि आप ओवर बर्डन किसी को नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल तो correct। जब ओवर बर्डन होएगा तो फटेगा। ये हम सब जानते हैं सर। वो एक टाइम को आके तो फटेगा ही हाँ। फटेगा, 100% होगा ही होगा इन सब सी चीजों में। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना सब बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।